सोचिए, क्या एक टीचर की कही बातें किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को आकार दे सकती हैं? आज हम भारत के एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन टीचर खान सर के अखंड भारत वाले विजन को समझने की कोशिश करेंगे। उनके एक वायरल लेक्चर में जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बताई गई है, वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। तो चलिए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अखंड भारत आखिर ये है क्या? ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसमें एक ऐसे भारत की कल्पना की गई है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर एक हो, जिसमें आज के दौर के कई पड़ोसी देश भी शामिल हों। और खान सर की पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक बड़े गोल को हासिल करने के इर्द गिर्द बुनी गई है। अब ये जो पूरा प्लान है ना, इसकी जड़ें कहीं आज में नहीं बल्कि बहुत पीछे प्राचीन भारत में हैं। खान सर अपनी स्ट्रैटेजी का बेस बनाते हैं चाणक्य को, जो मौर्य साम्राज्य के एक महान रणनीतिकार थे। चाणक्य की कूटनीति आज भी लोगों को इंस्पायर करती है, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उनके सदियों पुराने सिद्धांतों को आज की जियोपॉलिटिक्स पर लागू करने की बात हो रही है। और यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र। असली योद्धा वो है जो बिना युद्ध के दुश्मन को हरा दे। कहने का मतलब यह है कि असली जीत हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति, इकोनॉमिक प्रेशर और साइकोलॉजिकल बढ़त से मिलती है। दुश्मन को सीधे मैदान में हराने से पहले उसे हर दूसरे मोर्चे पर कमजोर कर दो। तो इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक 3 स्टेप का प्लान सामने रखा गया है। पहला स्टेप है आर्थिक गला घोटना, यानी दुश्मन की इकोनॉमी को टारगेट करो। दूसरा है गुप्त तोड़फोड़, उसे अंदर से कमजोर करो। और आखिर में जब दुश्मन पूरी तरह से लड़खड़ा जाए, तब करो अंतिम सैन्य हमला। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है जो सीधे टकराव से बचती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली दुनिया में ये काम कैसे करेगा? अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि इस 3 स्टेप वाले सिद्धांत को भारत के पड़ोसियों पर कैसे लागू करने का प्रस्ताव है। तो शुरुआत होती है लुक ईस्ट, यानी पूरब की तरफ देखो प्लान से। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, प्लान एक एक करके देशों को शामिल करने का है। शुरुआत म्यांमार से होती है, फिर उसका इस्तेमाल चीन पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, और आखिर में बांग्लादेश का विलय। ये एक डोमिनो इफेक्ट बनाने जैसा है। अब देखिए, चीन से सीधे सीधे लड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि तरीका है उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को काटना। खान सर का सुझाव है कि अगर भारत हिंद महासागर के जरूरी समुद्री रास्तों पर कंट्रोल कर ले, तो चीन का तेल और बाकी जरूरी सामानों का आना जाना रुक जाएगा, और इससे उसकी पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। और इस नाकेबंदी का नतीजा क्या होगा? खान सर इसे एक लाइन में बताते हैं, आ जाओ बैलगाड़ी पे। अब ये सुनने में मजाक लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है चीन से उसकी इंडस्ट्रियल ताकत छीनकर उसे विकास की दौड़ में दशकों पीछे धकेल देना। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। यहाँ पर आकर भाषा पूरी तरह बदल जाती है। इसे किसी सैन्य जीत की तरह नहीं, बल्कि एक मेडिकल प्रोसेस की तरह पेश किया जाता है, जैसे किसी बीमार मरीज का इलाज करके उसे भर्ती किया जा रहा हो। ये शब्द इस पूरी कार्रवाई को एक तरह की मदद के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये इलाज भी 3 स्टेप्स में है। कीमोथेरेपी, यानी अंदरूनी तौर पर अस्थिरता पैदा करना, फिर रेडिएशन मतलब बाहरी दबाव बनाना, और आखिर में भारत में प्रवेश यानी विलय। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की मेडिकल भाषा का इस्तेमाल ये बहुत असामान्य है। ये एक आक्रामक कार्रवाई को एक जरूरी कदम के तौर पर दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इस तरह का दबदबा बनाए रखने के लिए खान सर एक और दमदार कहावत का इस्तेमाल करते हैं, 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान कबूतर का हो जाएगा। यहाँ बाज कौन है? भारत, और कबूतर पड़ोसी देश। मैसेज एकदम साफ है। अगर आप अपनी ताकत लगातार नहीं दिखाएंगे, तो छोटे छोटे विरोधी सिर उठाने लगेंगे और आपका दबदबा खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ जहां बांग्लादेश के लिए ट्रीटमेंट की बात थी, वहीं पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम अलग है, बहुत ही कठोर। यहाँ नरमी के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी भी तरह के समझौते से इनकार करती है। इस पॉलिसी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कोई नरमी नहीं। दूसरा, जो भी भारत के खिलाफ बोले उस पर पहले हमला करो। और तीसरा, आतंकवादियों को सौंपने और उन्हें सरेआम सजा देने की मांग करो। ये एक बेहद एग्रेसिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन की पॉलिसी है, जो बातचीत की जगह सीधे एक्शन पर जोर देती है। लेकिन इतने एग्रेसिव स्टैंड को सही कैसे ठहराया जा रहा है? यहीं पर वैध और अवैध युद्ध का कॉन्सेप्ट आता है। खान सर के मुताबिक सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई जैसे 1971 की जंग वैध है, लेकिन होटलों या स्कूलों पर हमला करना अवैध है। और इसी तर्क के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कठोर नीति को आतंकवाद के खिलाफ एक जायज लड़ाई के रूप में पेश किया जाता है। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा विजन रखेगा तो लोग सबूत मांगेंगे, और यहीं पर खान सर अपनी पिछली भविष्यवाणियों का जिक्र करते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो भविष्य की घटनाओं का सही अंदाजा लगा सकते हैं।
और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है गाजा को लेकर की गई भविष्यवाणी का। दावा है कि अप्रैल 2021 में ही गाजा के मुश्किल भविष्य के बारे में बता दिया गया था। आज की घटनाओं को इस भविष्यवाणी के सच होने के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। तर्क ये है कि अगर वो मिडिल ईस्ट के बारे में सही हो सकते हैं तो उनकी अखंड भारत की योजना भी उतनी ही भरोसे के लायक है। पर सवाल उठता है कि अगर देश के अंदर ही लोग इस प्लान के खिलाफ हों तो? इसके लिए भी एक बहुत ही चौंकाने वाला सुझाव है। जो लोग इस विस्तारवादी लक्ष्य का विरोध करेंगे उन्हें दूर दराज के द्वीपों पर भेज दिया जाएगा जहां कोरोना फैल जाएगा। ये दिखाता है कि इस विजन में असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। तो आखिर में सवाल ये है कि खान सर का ये विजन हमें आज के राष्ट्रवाद के बारे में क्या बताता है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन टीचर का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को दिखाता है जो इसे देखते हैं और शेयर करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि ये प्लान कितना प्रैक्टिकल है या नहीं, बल्कि ये है कि इस तरह के आइडियाज इतने पॉपुलर आखिर क्यों हो रहे हैं और ये भारत के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है।